हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा देखिएगा, टाइप्स ऑफ मेमोरी में डिस्कशन करने से पहले आपको ये चीज़ समझा देते हैं कि जिन लोगों ने भी लास्ट प्रीवियस ईयर जो मेंस में पेपर में जो क्वेश्चन आए थे पटवारी के, वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इन केस किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जरूर उसको विजिट करिएगा। उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि पटवारी के मेंस में पूछे गए थे कंप्यूटर के अंदर, जिसमें से 8 to 9 क्वेश्चन जो थे वो इसी टॉपिक से पूछे गए थे आपके मेमोरी, यानी कि टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गया, मेमोरी यूनिट वाला पॉइंट हो गया। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी में, उसके अंदर हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 प्राइमरी मेमोरी एंड पार्ट 2 सेकेंडरी मेमोरी। और टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर जो प्राइमरी मेमोरी वाला सेक्शन है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ मेमोरी यूनिट वाला जो सेक्शन है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आपको पहले बोला गया है फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेमोरी। बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो होती क्या है। तो जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, जिस तरीके से हमारा दिमाग हमारी सारी याददाश्त हो गया या हमारी सारी बुद्धिमत्ता को स्टोर करके रखता है, उसी तरीके से अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी जितना भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, जितना भी डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, वो सब जो है स्टोर करने का काम जो होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी के द्वारा होता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी जो है उसके डायग्राम को यहाँ पे कवर किया है। इनके अंदर हमारी प्राइमरी मेमोरी भी इंक्लूडेड है, सेकेंडरी मेमोरी भी इंक्लूडेड है। तो हम लोग फर्स्ट सबसे पहले आते हैं प्राइमरी मेमोरी पे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों के अंदर टोटल ओवरऑल कितनी तरीके की मेमोरी है जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है या जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है। तो पहले आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ मेमोरी की अगर बात करें तो बेसिकली हमने कंप्यूटर को जो है इनिशियली कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपको बोला गया है कि 2 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे। एक हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, प्राइमरी मेमोरी जो है इसके और सब्स्टिट्यूट नेम भी है। आप इसको प्रिलिमिनरी मेमोरी भी बोलते हैं, प्रिलिमिनरी मेमोरी, प्रिलिमिनरी मेमोरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसको सबसे पहले तो 2 पार्ट हैं। एक हो गया इसका कैश मेमोरी वाला पोर्शन और दूसरा हो गया मेन मेमोरी वाला। मेन मेमोरी जो है हमारे कंप्यूटर की, उसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रैम और दूसरा होता है रोम। ये रैम और रोम वाला जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग डिटेल में आएंगे कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे सिर्फ इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके भी टाइप है। जैसे रैम के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम एंड डी रैम मतलब डायनामिक रैम। अगर हम रोम की बात करें तो रोम के भी फर्दर 3 टाइप है जो कि इंपॉर्टेंट है, पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। इनकी फुल फॉर्म और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हम लोग आगे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये पेपर में अलग से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑक्सिलरी मेमोरी वाला जो सेक्शन है ये आप देख सकते हैं, ये जो इतना पूरा सेक्शन है ये ऑक्सिलरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को बताता है, जहाँ पे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी ये सब आ जाता है। ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आपका प्राइमरी वाला सेक्शन आ जाएगा। प्राइमरी वाले सेक्शन के अंदर रैम, रोम और कैश वाला सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके टाइप्स। तो चलिए सबसे पहले आते हैं रैम एंड रोम पे। तो आप देखिएगा, अगर हम लोग रैम एंड रोम की बात करें तो रैम एंड रोम में इसके टाइप के बारे में सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म वो आपको पता होनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। जैसा नाम वैसा काम। आप देख सकते हैं रोम में बोला जा रहा है रीड ओनली, यानी कि इसका काम होता है सिर्फ डेटा को रीड करना, यानी आप इस पे राइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रैम की बात करें तो इसको रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इसका एक सब्स्टिट्यूट नेम है। रीड राइट मेमोरी ये रैम को बोला जाता है, या आप RW भी बोल सकते हैं, रीड और राइट मेमोरी। बेसिकली होता क्या है कि रोम के अंदर अगर एक बार डेटा आपने स्टोर कर दिया तो वो सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता, रीराइट, यानी कि इसके अंदर हम डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं।
दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे वॉलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल का कॉन्सेप्ट जो पेपर में पूछा जाता है कि बताइए फॉलोइंग में से कौन सी वॉलेटाइल है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल है। और आपको बहुत सारे मेमोरी के एग्जांपल दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, लाइक रैम, रोम। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। फिर से अगेन, वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, चेंजेस, एंड नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है फिक्स। तो आप खुद ही सोचिए कि यदि किसी बोर्ड पे कोई चीज अगर आपने लिखी है और आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको आदेश दिया गया है कि उस बोर्ड पे लिखा हुआ डेटा सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, अगर आप सिर्फ रीड कर सकते हो ऐसा बोला जा रहा है, तो जो भी डेटा लिखा गया है वो बोर्ड पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो क्या हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल। तो यहाँ पे रोम जो है वो क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। दूसरी तरफ आते हैं रैम में। रैम में मैंने आपको बताया कि रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, यानी डेटा चेंज हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, यानी इटसेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉलेटाइल को। अच्छा देखिएगा, या तो एग्जामिनर डायरेक्टली पूछेगा कि बताइए वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है और नॉन वॉलेटाइल कौन सी है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया कि रैम वॉलेटाइल हो गई, रोम नॉन वॉलेटाइल हो गई। कभी कभी इसी चीज को, लैंग्वेज को चेंज करके आप इसकी आगे के स्टेटमेंट को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बोल रहा है कि इट्स कंटेंट्स आर इरेज्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। वॉलेटाइल का मतलब क्या बोला जा रहा है कि इट्स कंटेंट्स आर इरेज्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या बोला जा रहा है, नॉन वॉलेटाइल में इट्स कंटेंट्स आर नॉट इरेज्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। और इसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है आपका इंपॉर्टेंट कि ये बताइए ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें पावर ऑफ होने के बाद डेटा इरेज हो जाएगा। तो देखिएगा, नाम से ही कोरिलेट करते हुए चलिए, रोम यानी सिर्फ रीड ओनली, रीड ओनली यानी डेटा फिक्स है। अगर डेटा फिक्स है तो आप क्या है, चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या हो गई, नॉन वॉलेटाइल। अगर नॉन वॉलेटाइल है, डेटा चेंज नहीं किया जा सकता, तो पावर ऑफ हो या ऑन हो, हमारा डेटा जो है वो इरेज नहीं होगा, यानी कि डेटा यहाँ पे क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। यहाँ पे आइए, बोल रहे हैं रैंडम एक्सेस, यानी कि रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। अगर रीड राइट दोनों हो सकता है तो यानी चेंजेस हो सकते हैं, मींस वॉलेटाइल। अगर ऐसा हो सकता है तो यहाँ पे डेटा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ तब तक ही सेव रहता है जब तक इसको पावर सप्लाई दिया जा रहा है। अगर पावर ऑफ हो जाएगी तो हमारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, इरेज्ड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लास्ट में यानी थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है, जो चीज मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि वी कैन रीड एज वेल एज राइट, यानी कि हम रीड भी कर सकते हैं, उसमें से डेटा को रीड यानी पढ़ भी सकते हैं, और उसमें डेटा को लिखा भी जा सकता है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है रोम में कि वी कैन ओनली रीड, यानी कि हम सिर्फ इसमें डेटा को रीड कर सकते हैं, कैन नॉट राइट यानी डेटा को राइट नहीं किया जा सकता। तो सिंपल है, आप लोगों को अब याद हो गया होगा। कैसे याद रखेंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रोम यानी रीड ओनली, रीड ओनली मीन्स हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंजेस नहीं हो सकते, फिक्स है। तो नॉन वॉलेटाइल है, और अगर नॉन वॉलेटाइल है तो पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा इरेज नहीं होगा, क्योंकि डेटा क्या है, फिक्स है। चलिए, रैम, रैम यानी वॉलेटाइल, वॉलेटाइल है तो पावर ऑफ होने के बाद डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रैम एंड रोम के टाइप्स। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रैम। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रैम जो है, रैम के दो टाइप आपको बताए थे, कौन कौन से आपको याद होंगे। एक आपको बताया था एस रैम एंड डी रैम, एस स्टैटिक रैम एंड डी डायनेमिक रैम। तो यहीं पे यहाँ पे दे रखा है, ये हो गया आपका एस रैम और ये हो गया आपका डी रैम। एस रैम स्टैटिक एंड डी रैम डायनेमिक। अब इसमें से भी मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम में डी रैम डायनेमिक रैम इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी जो पूछा जाता है वो हमेशा एक ही क्वेश्चन फिक्स है जो हर बार आपको दिया जाएगा। वो ये है कि वो मेमोरी का एग्जाम्पल बताइए या वो मेमोरी का उदाहरण बताइए जहाँ पे कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी रैम। अब देखिए कैसे याद रखना है, इसको भी याद करने का तरीका समझिए। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेस, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स, किसी चीज का फिक्स हो जाना, स्थिर। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेस, किसी चीज में परिवर्तन होते रहना। तो आप देखिए कि यदि कोई चीज आप जिससे डायनामिक बोल रहे हैं जहां पे चेंजेस होंगे, अगर चेंजेस हैं यानी कि डेटा फिक्स नहीं है। तो अब देखिए होता यह है कि जो डी रैम होता है वो कैपेसिटर का बना होता है। ये हो गया कैपेसिटर का सिंबल। कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है, एक पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, एक पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि इनमें ये जो चार्जेस हैं ये क्या होते रहते हैं, चार्ज होते हैं फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर चार्ज होते हैं फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसमें कंटिन्यूस चलती रहती है, और उसी वजह से जो इसका डेटा है वो क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कि जो डेटा है वो फिक्स नहीं होता।
इसीलिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपेसिटर का इस्तेमाल किस में होता है, तो डी रैम में। तो याद रखने का तरीका क्या रहेगा कि डायनेमिक मीन चेंजेस, तो यहाँ पे चेंजेस होने की वजह क्या है, कैपेसिटर का यूज। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बोला जा रहा है डी रैम यूजेज अ सेपरेट कैपेसिटर टू स्टोर ईच बिट ऑफ डेटा। दूसरा क्या बोल रहे हैं, डी रैम नीड्स पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का मतलब ही यही होता है कि डेटा को बार बार रीलोडिंग यानी कि क्या होता रहता है, फ्लक्चुएशन, टू मेंटेन द चार्जेस इन द कैपेसिटर। आप देख सकते हैं जो चीज समझाई गई है वही चीज बोली जा रही है कि कैपेसिटर के अंदर जो चार्जेस होते हैं, जो आवेश होते हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए इसमें रिफ्रेशमेंट होता रहता है। डी रैम स्ट्रक्चर इज सिंपलर देन एस रैम। डी रैम का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है। ये क्या होती है, थोड़ी सस्ती होती है, यानी कि लेस एक्सपेंसिव। एस रैम से डी रैम की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई बोर्ड फ्लक्चुएट कर रहा है और आपको बोला जा रहा है उसमें से डेटा पढ़ के बताओ, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि वहां पे डेटा क्या हो रहा है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो डी रैम जो होती है उसकी स्पीड स्लो होती है और यहाँ पे उसका यूज मेन मेमोरी में किया जाता है। लेकिन यही एस रैम की अगर बात करें तो यहाँ देखिएगा अंतर क्या है, कैपेसिटर की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर की वजह से डेटा तो फिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे उसको पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि डेटा रिफ्रेश नहीं होता, कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि डी रैम का स्ट्रक्चर सिंपल तो एस रैम का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स। डी रैम की स्पीड, डी रैम जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, तो एस रैम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। डी रैम की स्पीड स्लो होती है, एस रैम की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। डी रैम का यूज आप मेन मेमोरी में करते हैं, तो एस रैम का यूज किया कहाँ जाता है, कैश मेमोरी के अंदर। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, अगर इतना भी ध्यान रख लिया तो आपका काम हो जाएगा। उस मेमोरी का एग्जांपल बताइए जहाँ पे डेटा रिफ्रेश होता है, तो यानी डी रैम, और जहाँ कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है अगेन डी रैम। ये दो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कंटिन्यूस। चलिए अब टाइप्स ऑफ रोम पे आते हैं। टाइप्स ऑफ रोम आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 3 टाइप के यहाँ कैटेगरी आप देख रहे हैं। पी रोम हो गया, EPROM एंड EEPROM। अगेन आपको बता देते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से EEPROM बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, रोम जो है आपकी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल है, ये ध्यान रखिएगा, क्या है, नॉन वॉलेटाइल। पी रोम, अच्छा देखिएगा फुल फॉर्म तो आएगी ही आएगी, ये तो फिक्स है, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। अब जितनी चाहे उतने फुल फॉर्म कोई भी वर्ड यहाँ पे आ सकता है। तो पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा नाम आप देख सकते हैं, एक बार प्रोग्राम करने के बाद डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता, यानी पी रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी। डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, जैसा मैंने रोम में बताया था आपको। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इज नॉट इरेजेबल, यानी सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हो, उसके बाद उसमें से डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता। आगे आते हैं थोड़े एक्सटेंडेड वर्जन पे। नाम देखिए, EPROM में पी रोम तो वही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई स्टैंड फॉर इरेजेबल, तो क्या बोल रहे हैं, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल वर्ड आया है, दैट मीन्स आप इरेज कर सकते हो डेटा। यहाँ पे याद रखिएगा अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, यहाँ पे देखिए लिखा है EEPROM कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, जो तरंगे होती हैं, उनकी हेल्प से हम डेटा को इरेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अप टू 40 मिनट्स का ड्यूरेशन कुछ यहाँ पे लगेगा इस डेटा को इरेज करने में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन EEPROM पे। यहाँ पे याद रखिएगा EPROM तो वही है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो पहला ई है वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इलेक्ट्रिकली वर्ड ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EEPROM जो होती है उसमें हम डेटा को इलेक्ट्रिकली पावर सप्लाई की हेल्प से क्या करते हैं, इरेज कर सकते हैं। इसे फ्लैश रोम भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रोम के 3 टाइप हमने देखे, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल, एक बार प्रोग्राम करने के बाद डेटा इरेज नहीं होगा। EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल, डेटा को इरेज कर सकते हैं यूवी रेज की हेल्प से। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो अगर आपने फुल फॉर्म याद कर लिया है इनका, तो वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, यानी कि डेटा इरेज होगा किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिकली पावर सप्लाई की हेल्प से। अब देखिएगा, अब आप देख रहे हैं कैश मेमोरी। अगर हम लोग कैश मेमोरी की बात करें,
कैश मेमोरी आपको जब स्टार्टिंग के अंदर अभी क्लासिफिकेशन बताया था तब बताया गया था कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके भी दो टाइप थे, एक कैश और एक मेन के अंदर हम लोगों ने रैम एंड रोम को डिस्कस किया। कैश मेमोरी जो होती है वो किस तरीके का एक बफर की तरह वर्क करती है, कैसे इसको समझिए एक एग्जांपल के तौर। एक चीज और, कैश जो होती है वो आपकी सीपीयू और सिस्टम की जो मेन मेमोरी होती है ना, उन दोनों के बीच में आपका कैश जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश मेमोरी जो होती है उसकी हाई स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये क्या करती है, सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। इट एक्ट एज अ बफर, मैंने आपको अभी बताया था बफर की तरह काम करती है डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने का। बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में वर्क करती है। एंड इट इज यूज्ड टू those part of data and program which are most frequently used। ये ऐसे डेटा को स्टोर करके रखती है जो सीपीयू के द्वारा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो बार बार यूज होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको आपके एग्जाम ड्यूरेशन के समय एक लाइब्रेरी से बुक इशू करवानी है। सपोज मान लीजिए कि ये आपका लाइब्रेरी है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे गए और एक बुक लेके आ गए। अब हो रहा ये है कि अगर आपको दिन में 5 टाइम इस बुक की रिक्वायरमेंट है तो आपको कंडीशन रखी गई है कि 5 टाइम आपको बुक लाइब्रेरी से लेके आनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम चाहिए फिर से लाइब्रेरी जाइए, फिर से लेके आइए, अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार आपको यही कार्य करना पड़ेगा। तो होगा ये कि जो आपकी स्टडी जो है उसकी इफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। डाउन इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको बार बार ये बुक लेने लाइब्रेरी जाना पड़ रहा है। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप इस बुक की कॉपी करके अपने पास स्टोर करके रख लें, यानी ये आपकी लाइब्रेरी, ये कॉपी हमने स्टोर करके रख ली, तो पहली बार तो हम लाइब्रेरी से बुक लेके आए, लेकिन उसके बाद जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम इस कॉपी में से पढ़ लेंगे, यानी उसकी जीरोक्स कॉपी करके हमने रख ली। अब होगा क्या, आपकी स्पीड बढ़ गई या नहीं? बार बार लाइब्रेरी जाके इशू करवाना पड़ रहा था, अब क्या हो रहा है, आप वहीं से यानी अपने बुक शेल्फ से जो डेटा जेरोक्स करके रखा है उससे पढ़ लेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है। ये आपका सीपीयू हो गया, ये आपका मेन मेमोरी। जब भी फर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट होती है तब हम डेटा मेन मेमोरी से उठाते हैं, लेकिन जब हमें बार बार यही डेटा चाहिए, मान लीजिए मुझे ए की रिक्वायरमेंट थी, ए कोई डेटा है, तो मैंने क्या किया, पहली बार तो इसको कहाँ से ले लिया, मेन मेमोरी से। अब फिर से मुझे ए की रिक्वायरमेंट है, अगेन ए चाहिए, अगेन ए, यानी कि फ्रीक्वेंटली बार बार एक ही डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो मेन मेमोरी के अंदर इतना ज्यादा डेटा स्टोर होता है कि अगर सीपीयू बार बार वहां से एक्सेस करने जाएगा तो सीपीयू की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे सीपीयू क्या करते हैं, एक कैश मेमोरी जो है वो इन दोनों के मिड में वर्क करती है। जब फर्स्ट टाइम आप डेटा कुछ भी लेके आते हैं तो उसकी एक कॉपी जो है वो साथ के साथ यहाँ पे स्टोर करके रख दी जाती है। अब हो रहा क्या है कि आपने इसकी एक कॉपी रख दी है, तो अब जब भी सीपीयू को रिक्वायरमेंट होगी डेटा की, तो वो अब मेन मेमोरी के पास नहीं जाएगा, अब वो ये कैश मेमोरी से ही डेटा को उठा लेगा। तो अब आप खुद सोचिए, मेन मेमोरी से जाने की जगह अगर आप कैश मेमोरी से ही डेटा ले रहे हैं तो सीपीयू जो है वो इसकी स्पीड क्या हो गई, फास्ट हो गई। यानी कि आपको जैसे इसने बोला कि स्पीड ऑफ द सीपीयू यानी सीपीयू की स्पीड को अप कर देता है, बफर की तरह वर्क करता है, यानी टेम्परेरी डेटा स्टोर करके रखता है। ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में वर्क करता है। ये भी आप देख सकते हैं सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में वर्क कर रहा है। साथ में बोला गया है कि ये वही डेटा स्टोर करता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी पहली बार अगर डेटा आ रहा है तो वो मेन मेमोरी से आएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप बार बार उसी डेटा को लेंगे तो वो कैश मेमोरी यानी जो आपका बफर की तरह वर्क कर रहा है, जो हम वो डेटा मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो हमको यूज करना है वो हम कैश से ही क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, जिससे कि सीपीयू की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हमने देखा कि किस तरीके से प्राइमरी मेमोरी को क्लासिफाई किया गया है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे रैम, रोम और आपका कैश मेमोरी सभी को डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।